हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और आपको याद है कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके पूरी ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ डाली है और ये एकदम लास्ट चैप्टर है ग्रुप केमिस्ट्री का। मैं नहीं कहता कि ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि अभी भी ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स बचे हैं, जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोमोलिक्यूल्स हो गए। ये चैप्टर्स अभी बचे, पॉलीमर्स हैं, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मानता हूं तो ये चैप्टर्स बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, ग्रुप केमिस्ट्री जिसे कहते हैं वो हम लोगों ने धीरे धीरे खत्म कर लिया। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, और अब हम लोग लगभग अमीन पे आ गए। यहां तक आते आते एक चीज अच्छी हुई है कि चूंकि अब अमीन्स का अगर आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ाया जा चुका होगा। तो मैं आज आपको प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ाऊंगा और लगभग मैं आपको 10 रिएक्शंस बताऊंगा इसमें। ठीक है, 10 रिएक्शंस बताऊंगा और इस 10 रिएक्शन में मुझे लगता है शायद एक ऐसा रिएक्शन है जो आपके लिए नया होगा, बाकी सारे रिएक्शंस आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो और मैं ऐसा भी करूंगा कि उन रिएक्शंस का आपको रेफरेंस दे दूंगा कि अगर आपने है ना वो चैप्टर नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली इस चैप्टर का वीडियो खोल के आप पढ़ रहे हैं, तब भी आप वहां जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में बहुत पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं इस चैप्टर में आपको याद दिलाऊंगा कि ये चीज आपने पढ़ ली है। मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ इस चैप्टर में, हर एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन अगर वो पहले हो चुका है तो मैं आपको याद दिला के छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके डिटेल में फिर जाने का मतलब समय की बर्बादी। आपको जब पहले मैं चीजें बता चुका हूं तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अमीन्स चैप्टर का नाम है, अमीन्स है चैप्टर का नाम। पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर, और मैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो एलिफैटिक अमीन्स हो चाहे एरोमेटिक अमीन्स हो, इनके प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। तो पहली चीज, अमीन्स को आप नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके है ना बना सकते हैं, और मैंने एरोमेटिक बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स को आप हमेशा रिड्यूस करके, ठीक है ना, आप नाइट्रो कंपाउंड्स को हमेशा रिड्यूस करके है ना ये अमीन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है एरोमेटिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, खैर मैं बताऊंगा, आपको रेफरेंस दूंगा। तो नाइट्रोबेंजीन अगर आप चाहते हैं कि ये अमीन में चेंज कर जाए, ठीक है, एनिलीन में चेंज कर जाए, तो आपको कुछ नया नहीं करना होगा। आप इसको है ना टिन इन HCl या जिंक इन HCl या टाइटेनियम इन HCl, है ना, इस तरह के मेटल और H+ से आप ट्रीट करेंगे तो काम हो जाएगा, या आयरन इन HCl। ठीक है, आयरन इन HCl, इससे अगर आप ट्रीट करेंगे, और लिख दे रहा हूं, तो इससे हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको मैंने आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री, ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है। एरोमेटिक केमिस्ट्री चैप्टर में मैंने इसके डिटेल में काफी इसके बारे में बातचीत की है। ठीक है, और अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया। ठीक है, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 में इस पे बातचीत की है। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन का पहला मेथड है अमीन्स के, कि नाइट्रो कंपाउंड को हम रिड्यूस कर दें। ठीक है, दूसरा मेथड है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया है एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, ये मैंने एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर चैप्टर जो है, ये एक ही चैप्टर मैंने पढ़ाया था, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन से ये देते हैं लोग। इसके लेक्चर नंबर 6 में आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि किसी एल्काइल हैलाइड को अगर आप है ना अमोनिया से ट्रीट करेंगे, तो अमोनिया इसमें है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, छूट जाती है, तो क्या बन जाएगा, RNH3+ और X- बन जाएगा। फिर अगर आप इसको अगर आप बेस से ट्रीट कर दीजिए, OH- से ट्रीट कर दीजिए, तो OH जो है इसका एसिडिक एक हाइड्रोजन निकाल लेगा
और आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा NH2। तो ये 1 डिग्री अमीन आपका बन गया, ठीक है ना, 1 डिग्री अमीन बना। तो प्रिपरेशन की बात चल रही थी, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री अमीन को फिर से आप है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करिए और किसी नए एल्काइल हैलाइड से इसको ट्रीट करिए, तो होगा क्या, ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये टूट जाएगा और अगला R भी इससे जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा R2 कह देता हूं, NH2, ठीक है, प्लस और X माइनस हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप फिर से है ना आप इसको फिर से बेस से ट्रीट कर दीजिए तो बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार यहां पे आपको जरूर बता दे रहा हूं, और बहुत डिटेल में जानना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो यू कैन रेफर एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर लेक्चर नंबर 6, ठीक है, ठीक है। तो और खासतौर से E1 CB सेक्शन में इसको मैंने बताया है ना, E1 कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस जब पढ़ा रहा था तब मैंने इसे बहुत डिटेल में बताया। तो OH इसको निकाल लेगा तो ये आ जाएगा R2NH विच इज 2 डिग्री अमीन, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर आप क्या करिए, फिर से इसको एक नए एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दीजिए RX, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा और ये चीज टूट जाएगी। क्या बनेगा, 2 R पहले से थे, एक R और जुड़ जाएगा, यहां आ जाएगा R3NH प्लस X माइनस, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। और फिर से अगर आप इसको बेस से ट्रीट करेंगे, OH माइनस से ट्रीट करेंगे, तो OH माइनस इसका जो है एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और आपको 3 डिग्री अमीन मिलेगा, 3 डिग्री अमीन मिलेगा। तो इसको आप है ना हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड कहते हैं, जिसमें है ना आप अमोनिया का NH3 की लिसिस करते हैं, तोड़ते चले जाते हैं और आपको तरह तरह के अमीन्स मिलते चले जाते हैं। तो ये आपका 3 डिग्री अमीन मिला। अगर आप 3 डिग्री अमीन को फर्दर एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा और ये टूट जाएगा, और जो चीज मिलेगी उसको हम लोग क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ये आ जाएगा आपका प्लस और ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस आ जाएगा, और इसको आप कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको आप क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहेंगे। ये R जो है फिर N, 3 R तो पहले से थे, एक R और जुड़ जाएगा, R4N प्लस X माइनस, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट। और अगर आपने इसको फिर से अगर OH से ट्रीट किया तो एक नया रिएक्शन है, ठीक है ना, वो एक नया रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को हम लोग जो है हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको मैंने लेक्चर 6 E1 CB बताते समय बताया, ठीक है। तो वो हमारा अगला होगा क्योंकि उसमें भी आपके 3 डिग्री अमीन बनता है, तो वो रिएक्शन मैं थर्ड रिएक्शन के रूप में आपको बताने जा रहा हूं। तो थर्ड रिएक्शन क्या होगा, थर्ड रिएक्शन हो जाएगा प्रिपरेशन का हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है समझिए, किसी भी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप लेते हैं CH3 CH2 है ना, N CH2 नहीं CH3 CH2 प्लस और X माइनस, मैं X माइनस को नहीं लिख रहा हूं यहां पे। जब भी आप इसको बेस से ट्रीट करते हैं, इसको भी मैंने इस रिएक्शन को भी मैंने एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। और उसके लेक्चर नंबर 6 में जहां मैं E1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, E1 CB मैकेनिज्म बताता हूं, वहां मैंने ये बात बताई है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप OH ले लेंगे, OH माइनस ले लेंगे यहां पे, तो ये E1 CB मैकेनिज्म से होता है। E1 CB क्या होता है, E1 CB मैकेनिज्म होता है कि हमेशा उस बीटा से, देखिए E1 CB जो है वो हॉफमैन क्यों लिखा गया है, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिए मैंने इसको पढ़ाया था आपको कि अगर इसको आप R मानेंगे एल्काइल ग्रुप तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा, इसको R मानेंगे तो ये पूरी चीज जो है वो लीविंग ग्रुप हो जाएगी, इसको R मानेंगे तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा, और इसको R मानेंगे तो वो लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अगर आपको यहां मेरी बात कम समझ में आती है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप
यहां जाकर इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसको पहले बताया इसलिए मैं इसको थोड़ा कम समय लेके बता दूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा और यहाँ ये अल्फा और ये बीटा है। तो हॉफमैन मेथड और हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजेफ प्रोडक्ट में क्या फर्क है? सेटजेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है पुअर बिकम्स पुअरर, मतलब जो है पुअर बिकम्स पुअरर, यानी वहां से हाइड्रोजन जाता है, वहां से हाइड्रोजन जाता है। सेटजेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है ना कि उस बीटा हाइड्रोजन से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो अगर यहां सेटजेफ प्रोडक्ट बनना होता तो यहां तो खैर बीटा ही नहीं है, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा के पास 3 है, तो सेटजेफ प्रोडक्ट में H यहां से जाता। और हॉफमैन में उल्टा होता है, रिच बिकम्स पुअरर, यानी जो बीटा हाइड्रोजन के मामले में रिच है वहां से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, H यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये OH इस H को निकाल लेगा, वाटर बन जाएगा ऑफ कोर्स, और यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो ये चीज बनेगी CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3 CH2 CH2 माइनस। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड बनाएगा और ये जो पूरी चीज है लीविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगी। तो यहां क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाता है इसमें, और प्लस 3 डिग्री अमीन बनेगा N CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा N, है ना, CH3, या ऐसे कर लीजिए, चलिए CH3 CH3 और क्या CH2 CH3 बन जाएगा, ये 3 डिग्री अमीन बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में एक 3 डिग्री अमीन तो बन रहा है, इसलिए मैंने इसको, है ना, प्रोडक्ट मतलब प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड कर दिया। ये लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 8 में मिलेगा आपको। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 8 में मिलेगा। तो यहां पे मैंने आपको लगभग 3 रिएक्शंस अब तक बता दिए। एक बताया कि कैसे, है ना, एरोमेटिक अमीन्स को रिड्यूस करके आप एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके आप अमीन्स बनाते हैं। दूसरा मैंने हॉफमैन बीटा अमोनोलिसिस रिएक्शन बताया ना, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बताया, जो कि मैंने, है ना, लेक्चर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर में पढ़ा दिया था। ठीक है, उसमें मैंने दिखाया कि कैसे 1 डिग्री अमीन बनते हैं, 2 डिग्री भी बन सकते हैं इस मेथड से, और 3 डिग्री अमीन्स भी बन सकते हैं। ठीक है, और फिर हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन बताया जिसमें आपको एक एल्कीन बनता है और, है ना, साथ साथ 3 डिग्री अमीन बनता है। चौथा रिएक्शन क्या है, चौथा प्रिपरेशन का मेथड क्या हो सकता है कि साइनाइड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, साइनाइड्स को हम रिड्यूस करके अमीन्स बना सकते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स को रिड्यूस करके भी हम अमीन्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बन सकता है ध्यान दीजिए। तो अगर आपके पास साइनाइड है तो आप उसको बड़े आराम से अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये रिडक्शन, इस चीज को भी मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसमें ये बता चुका हूं। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि किस लेक्चर में आपने पढ़ा है तो ये लेक्चर नंबर 5 में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो लेक्चर नंबर 5 में मिलेगा। तो अगर आप साइनाइड को हाइड्रोजन इन निकेल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं रिडक्शन करने के लिए, या सोडियम इन अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये सारे मेथड्स मैंने, है ना, इस चैप्टर में बताए हैं। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन इन निकल तो लेक्चर नंबर 1 में ही बताया, LAH जो है लेक्चर नंबर 5 में बताया। तो आपको लेक्चर 1 में भी इसका कुछ पार्ट मिल जाएगा, लेक्चर 5 में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, साइनाइड जो है वो रिड्यूस करके 1 डिग्री अमीन में चेंज कर जाएगा। ठीक है, यहां हाइड्रोजन लगता जाएगा, 2 बार रिडक्शन होगा और आपको 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो ये भी इसके एक प्रिपरेशन का, है ना, मेथड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड, पांचवा मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, 4 मेथड बताया मैंने, पांचवा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। इस चीज को भी मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में, है ना, बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है,
इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में बातचीत की है। और अमाइड से कैसे हो सकता है रिडक्शन, तो याद रखिए RCONH2 है, ये अमाइड है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये अमाइड जो है वो रिड्यूस होके अमीन में चेंज कर जाए, RCH2NH2 में चेंज कर जाए, तो आप हमेशा इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको लेक्चर नंबर 5 में बताया। इवन अगर आप ध्यान दीजिए कि ये काम आप जो है हाइड्रोजन इन निकल से भी कर सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 में होगा। ठीक है, तो काफी डिटेल में मैंने इसके ऊपर भी पहले भी बातचीत की है, फिर भी मैंने इस रिएक्शन को यहां लिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब तक मैंने प्रिपरेशन के 5 मेथड बताए हैं आपको। ठीक है, 5 मेथड बताए हैं यहां पे। 6th मेथड देखते हैं, 6th मेथड क्या हो जाएगा। तो 6th जो मेथड है, ठीक है ना, 6th मेथड जो है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, और आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने इसके लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में, डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की है। ठीक है, तो मैंने यहां पे हमेशा रेफरेंस देता जा रहा हूं। अब ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, किसी अमाइड को अगर आप ब्रोमीन इन KOH से ट्रीट करेंगे, या कोई भी OH जो है वो कहीं से भी आ सकता है, KOH से आ सकता है, NaOH से आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है। ठीक है, तो ट्रीट करेंगे तो आपको अमीन मिलता है यहां पे RNH2 है ना, मिलता है, साथ में CO2 मिलेगा और साथ में N2 गैस भी मिलेगी। इसका शॉर्ट मैकेनिज्म मैंने बताया था कि इसमें जो है पहले एक OH H निकाल लेता है, यहां नेगेटिव आता है, फिर वो ब्रोमीन पे अटैक करता है, Br जुड़ जाता है, फिर OH अगला H निकाल के अगला ब्रोमीन जुड़ जाता है। ठीक है ना, और फिर H और Br दोनों निकल जाते हैं और नाइट्रीन बन जाता है। इसको नाइट्रीन मैकेनिज्म से करते हैं, तो RCON बनता था, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था। फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है। अगर आपको ये मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो लेक्चर 2 पे जाइए और देखिए। ठीक है, 2, 3 ऐसे वुल्फ रीअरेंजमेंट बताया था। और वुल्फ रीअरेंजमेंट करने के बाद जब इसकी लास्ट में हम हाइड्रोलिसिस होती है, ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस हो ही जाएगी, क्योंकि OH एक्वस जहां पे प्रेजेंट होता है, या H प्लस एक्वस जहां पे प्रेजेंट होता है, जहां पे H प्लस एसिड जो है एक्वस मीडियम में हो या OH माइनस एक्वस मीडियम में हो, तो वहां पर जो है बड़े आराम से जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ OH माइनस तो है ही है, तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यहाँ 2 OH लगेगा, यहाँ 2 H लगेगा, तो 2 H लगने की वजह से RNH2 बन गया। और इसमें 2 OH अगर किसी भी कार्बन में लगे होते तो उसमें से वाटर निकल आता है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वहां से वाटर निकल आएगा और CO2 बन जाएगा। ठीक है, CO2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज आपकी होती है, और ये जो RNH2 प्लस CO2 बन जाएगा, साथ में N2 भी बनेगा बीच में। ठीक है, N2 जो है बीच रिएक्शन में बन जाएगा। ठीक है, तो ये N2 नहीं बनेगा, ये N2 में गलती हो रही है, CO2 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 बन जाएगा, साथ में वाटर बनता है। एक्चुअली मैंने N2 गलत लिख दिया था, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, वाटर इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ जो OH है ना, ये वाटर एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, हाइड्रेट कहते हैं इसको, ये वाटर निकल आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ये वाला O जो है वो CO2 हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप 1 डिग्री अमीन के प्रिपरेशन में गिन सकते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से 1 डिग्री अमीन बनता है। ठीक है, ध्यान इस बात का देना है कि डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, यहां वाटर बनेगा ना कि नाइट्रोजन, मुझसे गलती हो गई थी यहां पे। ठीक है, तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। 7वां प्रिपरेशन का रिएक्शन है कर्टिस रिएक्शन। कर्टिस रिएक्शन को भी बहुत ही डिटेल में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर में ही पढ़ाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर में मैंने पढ़ाया, वो भी इसके, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है। क्या होता है कर्टिस रिएक्शन समझा जाए
तो कर्टिस रिएक्शन जो है में भी अमीन बनता है, ये भी एक अमीन के प्रिपरेशन का मेथड हो सकता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड आप लेते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड लेते हैं और एसिड क्लोराइड को सोडियम अजाइड से ट्रीट करते हैं, ठीक है, सोडियम अजाइड से ट्रीट किया जाता है और सोडियम अजाइड से ट्रीट करने के बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, एक्चुअली अजाइड को आप ऐसे देखिए N-2N ट्रिपल बॉन्ड N+1, ठीक है। तो ये जो -2 न्यूक्लियोफाइल है ये यहां अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है और ये चीज जो है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आर, वैसे इसके डिटेल में मैं बता जा चुका हूं पहले भी, इसलिए यहां पे इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा और फिर आप जानते हैं कि कोई अच्छी स्टेबल गैस निकल रही हो तो बड़ी अच्छी से आराम से निकल जाती है, उसको बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ गैस निकल जाएगा, -N2 कर दीजिए, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा और आपको नाइट्रीन मिल जाएगा। मैंने नाइट्रीन के केस में बताया था कि जहां कहीं भी नाइट्रीन बने वहां बड़ी आसानी से वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है, जो ऐसे होता है 1, 2 और 3 ऐसे हो जाता है। तो ये चीज बन जाएगी आपकी RNCO बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें, जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इसकी अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे वही बात आएगी जो पिछले केस में आई थी कि यहाँ पे 2 H लग जाएगा और यहाँ 2 OH लग जाएगा। तो ये चीज आपकी हो जाएगी RNH2 तो बनेगा, साथ में CO के साथ 2 OH लगा है तो वाटर निकल आएगा, वाटर इसका एक अलग बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, वाटर अलग बाई प्रोडक्ट होगा, साथ में CO2 भी निकलेगा क्योंकि मैंने अभी बताया था ना C डबल बॉन्ड OH OH अगर हो तो ये वाटर निकल आता बड़े आसानी से, वाटर निकल आता है। ये चीज C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CO2 बन जाएगी, तो यहाँ पे एक CO2 भी बन जाएगा, साथ में H2O भी बन जाएगा और इस प्रोसेस में अजाइड से N2 गैस भी निकल चुका है। ये देखिए ये N2 गैस निकला है तो यहाँ नाइट्रोजन गैस भी निकलेगा। तो ये आपका नाइट्रोजन गैस और CO2 दोनों बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग जो है कर्टिस रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल्ड बातचीत मैंने है ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में की थी। और यहां मैं इसलिए इसको याद दिला रहा हूं आपको क्योंकि ये भी एक तरीका है जिससे आप 1 डिग्री अमीन को बना सकते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने 7 रिएक्शन अब तक प्रिपरेशन के बता दिए हैं। 8वां रिएक्शन देखते हैं। 8वां रिएक्शन भी इसी तरह का है जिसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है और नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है और वो है श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, या श्मिट रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो 8वां रिएक्शन क्या हो जाएगा, 8th रिएक्शन इज श्मिट रिएक्शन ऑफ एसिड्स, या आप इसको श्मिट रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। श्मिट रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसकी भी बात वही है जो पहले बताई थी। इसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर के लेक्चर नंबर जो है 2 में पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, याद दिलाऊं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में मैंने इस पे डिटेल्ड बातचीत की है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको बहुत सारे एसिड से ट्रीट किया जाता है। एक तो हाइड्राजोइक एसिड से ट्रीट करिए, साथ में क्या H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। तो 3 तरह के एसिड हो जाएंगे यहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड और है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इनसे ट्रीट करिए और साथ में है ना लास्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है वो लास्ट में आपकी इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो क्या होगा, तो होगा क्या, यहां भी वही होता है। ये जो अजाइड है ना, इसका ये हाइड्रोजन, इससे H2SO4 से H+ यहां आ जाता है और एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा और अजाइड उस पर अटैक कर देगा। अगर आपको मेरी बात कम समझ में आ रही है तो आप इसको डिटेल में जाके लेक्चर नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में समझ सकते हैं। यहां मेरा मकसद सिर्फ आपको याद दिलाना है, मैं शॉर्ट में याद दिला रहा हूं। यहां से मुझे H+ मिलेगा, H+ बहुत अच्छा यहां अटैक करेगा और ये इस पे ऑक्सीजन में प्लस आ जाएगा और ये अजाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है N-2 N ट्रिपल बॉन्ड N+, तो ये -2 यहां अटैक करेगा और वाटर निकल आएगा। तो अल्टीमेटली आपको यही मिलने वाला है जो पिछले रिएक्शन कर्टिस में मिला था, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर मैं बता रहा हूं, ये H+ यहां जुड़ते ही O पे प्लस आ जाएगा और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब मौका देखकर ये अटैक करेगा और ये चीज लीव कर जाएगी।
लीव करेगी तो ये चीज इसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड N लग जाएगा, ठीक है, और ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप यहां रेफर करिए, वहां पे मैंने ये जो मैं अभी शब्दों में समझा रहा हूं इसको भी मैंने वहां पे लिखा है। ये टूट जाएगा क्योंकि कहीं भी अगर स्टेबल गैस निकलती है तो वो गैस बिना किसी एक्सटर्नल अटैक के ही निकल जाती है, क्योंकि स्टेबल गैसेस को हम बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं। और अच्छे लिविंग ग्रुप की ये पहचान है कि अच्छे लिविंग ग्रुप की ये पहचान होती है कि वो किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक का वेट नहीं करते हैं और बिना वेट के या बिना किसी के अटैक के खुद ब खुद अपने से निकल जाते हैं। तो ये आ जाएगा RCON डबल बॉन्ड प्लस नाइट्रोजन गैस यहां पे निकल गई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकली। अब फिर से यहां पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। मैं इस नाइट्रोजन को यहां से हटा रहा हूं, जैसे एरो पे लिख सकते हैं माइनस करके, ठीक है, कि हाँ नाइट्रोजन गैस निकली थी, मैंने उसे हटा दिया यहां से। अब 1 1 2 3 ऐसा हो जाएगा RNC डबल बॉन्ड O, ठीक है, आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट। और ये जो आइसोसाइनेट बना है, ठीक है, ये चीज जब हाइड्रोलाइज करेगी H प्लस एक्वस के साथ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका H प्लस एक्वस के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2H और यहां पे क्या 2OH लग जाएगा और ये RNH2 में बदल जाएगा। तो ये RNH2 प्लस ऑफ कोर्स CO2 प्लस वही H2O या CO2 ही बनेगा और वाटर निकल आएगा, H2O बनेगा, और साथ साथ यहां पे नाइट्रोजन गैस पहले से ही बन चुकी है तो N2 बन जाएगा, ठीक है, ये और ये है ना उड़ जाएंगे। तो यहां पर आपको फिर मैंने एक प्रिपरेशन बता दिया, 8वां प्रिपरेशन, और ये भी 1 डिग्री अमीन का है, ठीक है, 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन है और ये श्मिट रिएक्शन से हुआ है, ठीक है। तो लगभग मैंने यहां पे आपको 8 रिएक्शन बताए। 9th रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, और ये वो रिएक्शन है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में बता देता हूं, ऐसे भी मैं डिटेल में ही बता रहा हूं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन है अमीन्स का। एल्काइल हैलाइड को जब भी आप देखिए बेंजीन रिंग पे अगर 2 COH ग्रुप जुड़ा हो, COH जुड़ा हो तो उसको थैलिक एसिड कहते हैं, और अगर इससे NH जुड़ जाए तो इसको थैलेमाइड कहते हैं, थैलेमिड कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 अगर COH जुड़ा होता है अगल बगल तो उसको थैलिक एसिड कहते हैं। थैलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है, थैलिक एसिड का दोनों OH हट के अगर NH लग जाए तो हम उसको थैलेमाइड कहते हैं, ठीक है, थैलेमाइड कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को थैलामाइड से ट्रीट करते हैं, साथ में KOH या कोई भी OH का अगर सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, उसके बाद उसकी एसिडिक अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए, सेकेंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए तो आपको अमीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसा मैकेनिज्म होता है। तो याद रखिए पहली बार होगा ये कि ये जो थैलेमिड है इसका ये जो NH है, ये H, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि अगर ये OH, एसिडिक किसे कहते हैं, एसिडिक उसे कहते हैं जिसके H प्लस निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबल हो, और यहां पे इसके निकलने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो काफी स्टेबल है, क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। और ये चीज जो है वो इसके साथ और इसके साथ क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी। तो चूंकि रेजोनेंस है इसलिए कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अब न्यूक्लियोफाइल के रोल में आ जाएगा, और आपको ये बात पता है कि एल्काइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए जाने जाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये हैलाइड लीव कर जाएगा, ठीक है, लीव कर जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ये X माइनस जो होगा वो K प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा, KX बन जाएगा। और यहां होगा क्या, ये जो थैलामिड है ये अब आपके एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, CON और R हो जाएगा। अब इसी स्टेप में अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस एक्वस के साथ। ये जो सेकेंड स्टेप है इसको ना आप H3O प्लस को H प्लस एक्वस भी लिख सकते हैं या H प्लस स्लैश
वाटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों को जोड़कर भी H3O प्लस ही आएगा और H प्लस एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, वही चीज हो जाएगी। अब अगर आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे है ना OH लगेगा और इधर H लग जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और यहां क्या लगेगा, OH लगेगा और यहां क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, यहां पे मिलेगा RNHH, RNH2 मिल जाएगा, यहां पे RNH2 मिल जाएगा, प्लस ये बेंजीन रिंग के साथ COOH यहां पे थैलिक एसिड मिल जाएगा, यहां पे थैलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। तो अगेन यहां पर हम लोग को है ना 1 डिग्री यहां पे अमीन मिल जा रहा है। अब चूंकि मीडियम बेसिक है तो कई बार आपको किताबों में यहां H हट के है ना O माइनस K प्लस भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, O माइनस K प्लस भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिएगा दोनों सही है, ठीक है। OH मैंने यहां लिख दिया, अगर कुछ लोग इसको सॉल्ट बना दें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है कि आज हमें पता चला कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है वो एक मेथड है जिससे हमें 1 डिग्री अमीन मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 9 रिएक्शंस अब तक प्रिपरेशन का देख चुके हैं। आइए अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं। लास्ट रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं है, वो 2 रिएक्शन का सम है, ठीक है ना, 2 रिएक्शन का सम है। हम क्या करते हैं, हम अमीन्स को एक और तरीके से बता सकते हैं, कैसे, हम रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कर सकते हैं। क्या 10th रिएक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये नाम सुनने में बड़ा वैसा लग रहा है, लेकिन आपने इसके दोनों रिएक्शन कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है, टुकड़ों में देखे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपने एल्डिहाइड लिया है, तो एल्डिहाइड जितने भी ये रिएक्शन मैंने बताया कि कभी भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को आप NH2Z टाइप रिएक्टेंट से ट्रीट करेंगे, तो जैसे अमोनिया है तो अमोनिया भी NH2Z फॉर्म में ही है ऐसे, तो जब भी NH2Z टाइप के लोगों से ट्रीट करेंगे वाटर निकल आता है और क्या बन जाएगा, यहां RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन जाएगा, इमीन, ठीक है, इसको आप इमीन कहते हैं। और इमीन जो है उसको आप रिड्यूस करेंगे, किसी से भी रिड्यूस कर दे, हाइड्रोजन इन निकल से रिड्यूस कर दीजिए। तो हाइड्रोजन इन निकल को तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस पे पढ़ाया है। और ये वाला अगर आप रिएक्शन की बात करें कि जहां पे NH2Z के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो ये याद रखिए, ये वाला रिएक्शन मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर जो है, कार्बोनिल कंपाउंड्स उसके लेक्चर नंबर 2 में बताया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा, जहां NH2Z टाइप लोगों से कैसे रिएक्शन होता है, वहां मैंने आपको इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको बताया है कैसे ये रिएक्शन होता है। या आप शॉर्ट में भी याद रखें कि वाटर जो है निकल आता है अक्सर ऐसे केसेस में, और इमीन बना और इसका फिर रिडक्शन होगा तो यहां हाइड्रोजन और आपको RCH2NH2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप कीटोन लेंगे, RCR डबल बॉन्ड O R डैश ले लीजिए इसको, अगर आप इसको अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो फिर वही बात आएगी, यहां पे अमोनिया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं और NH2H करके लिख रहा हूं और यहां पे OH2O निकल आएगा और ये चीज बनेगी RCR डैश डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आप हाइड्रोजन इन निकल से ट्रीट करिए और हाइड्रोजन इन निकल से ट्रीट करेंगे तो RCR डैश, एक H यहां और ये CHNH2 बन जाएगा। दोनों 1 डिग्री अमीन है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की डिग्री से नहीं तय होता है। NH2 ग्रुप होगा तो 1 डिग्री, NH होगा तो 2 डिग्री, N होगा तो खाली फिर 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे दोनों जो है ना, यहां दोनों केसेस में 1 डिग्री अमीन यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर आज इस लेक्चर को मैंने यही सोचा था कि आपको प्रिपरेशन बताऊंगा अमीन्स की। तो इस फेरिस्ट में मैं लगभग सक्सेसफुल रहा हूं। मैंने सारे तरह के जितने भी अमीन्स के रिएक्शंस हैं वो सारे आपको प्रिपरेशंस जो हैं वो सारे बता दिए, एक्सेप्ट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें मैंने रेफरेंस ना दिया हो, जैसे ये लेक्चर 2 है, ठीक है, या यहां पे भी मैंने बताया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में बताया गया। तो एक्चुअली आज इस लेक्चर में आपने कुछ भी नया नहीं सीखा एक्सेप्ट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के, ठीक है। पर यह जरूरी था कि मैं आपको याद तो दिला ही दूं कि प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं, और ये भी याद दिलाया कि कहां कहां पढ़ाया गया। तो मैं आपको फिर से बताऊं, हमने प्रिपरेशन में पढ़ा है कि रिडक्शन कैसे करते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का,
हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन से अमीन बनाया, हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से अमीन बनाया, रिडक्शन ऑफ साइनाइड से बनाया, रिडक्शन ऑफ अमाइड से बनाया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से बताया, शिमिट रिएक्शन से अमीन बनाया, कर्टिस रिएक्शन से हमने अमीन बनाया, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमने अमीन बनाया, और कहीं ना कहीं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से भी हमने अमीन बनाया। तो ये अमीन्स खत्म हो गए। मिलते हैं अगले लेक्चर में और अमीन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।